यूके के केंट में न्यू ऐश ग्रीन है। युद्ध के बाद के इस विकास में समुदाय और अपनेपन की भावना बहुत मजबूत है। यहाँ रहने वालों में से एक 46 साल की सारा वेल ग्रीन है। सारा के अपने परिवार के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे और वे अक्सर साथ में लंच, शॉपिंग और छुट्टियों पर मिलते थे। उनकी माँ एनी का कहना है कि वो दूसरों का बहुत ख्याल रखती थी और हमेशा कमजोरों का साथ देती थी। सारा अपने 5 बच्चों की बहुत अच्छी माँ थी और वे उनकी दुनिया का केंद्र थे। वो जन्मदिन और अन्य त्योहारों पर खूब मस्ती करती थी। उनके पिछले रिश्ते से 2 बेटे जैक और लुइस थे और उनके 39 साल के पार्टनर पेन लोम्बा से 3 बच्चे थे। वो एक ब्यूटिशियन के तौर पर कड़ी मेहनत करती थी और अपने बच्चों को पालने के साथ साथ शाम और सप्ताहांत में भी काम करती थी। उनके पार्टनर बेन लोम्बा का जन्म ग्रीनविच में हुआ था और 2000 की शुरुआत में वे पायलट बनने के सपने के साथ मोरका चले गए थे। दोनों की मुलाकात दिसंबर 2004 में एक डेटिंग वेबसाइट पर हुई थी। सारा के दोनों बेटों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और सारा ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और वो अपने दोनों बेटों के साथ मोरका चली गई ताकि बेन के साथ फिर से जीवन शुरू कर सके। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। स्पेनिश न बोल पाने के कारण उसे नौकरी नहीं मिली और घर की याद ने सारा के लिए ये बहुत मुश्किल बना दिया। और बेन भी पायलट नहीं बन सका, इसलिए उसने एयरपोर्ट पर काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद वापस यूके जाने का फैसला किया। न्यू ऐश ग्रीन में 22 बे शोर में एक नए 4 बेडरूम वाले घर में बसने के बाद बेन ने टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और सारा एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के रूप में काम करने लगी। लेकिन रिश्ते में समस्याएं सामने आने लगी और दोनों में अक्सर बहस होने लगी। आखिरकार सारा ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और जवाब में बेन ने उसे और उसके दोनों बेटों को घर से निकाल दिया, जबकि उनके 3 बच्चे उसके साथ रहे। बेन ने अगली सुबह एक अदालती सुनवाई की व्यवस्था की जिसमें उसने कहा कि सारा ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है और इसलिए उसे उसे बच्चों की कस्टडी दी गई है। सारा खुद का बचाव करने में असमर्थ थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सारा को बहुत दुख हुआ। वो और उसके 2 बड़े बच्चे अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहने चले गए। परिवार ने एक एक पैसा बचाया ताकि वे कानूनी सलाह के लिए वकील के पास जा सकें और अगस्त 2016 में उसे बच्चों की पूरी कस्टडी दे दी गई। इसी दौरान उसकी निजी जिंदगी में भी एक सकारात्मक मोड़ आया जब उसकी मुलाकात नील जेम्स से हुई। सारा की मुलाकात 2016 में एक डेटिंग ऐप पर नील से हुई और उनका रिश्ता मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने सगाई कर ली। लेकिन सारा को चिंता थी कि अगर वो नील के साथ रहने की कोशिश करेगी तो बेन उससे कस्टडी के लिए लड़ेगा। 2018 में उसने बेन को एक साथ घर में रहने और अपने बच्चों की परवरिश करने का मौका दिया, हालांकि उनका रोमांटिक रिश्ता खत्म हो चुका था। ऐसा कुछ करने से उसके परिवार ने मना किया था। यह किसी भी तरह से सही समाधान नहीं था क्योंकि उनके बीच अभी भी भावनाएं बहुत ज्यादा थीं। इसलिए सारा ने बेन से घर का हिस्सा खरीदने का फैसला किया। सारा अपने क्लाइंट से मिलने काम पर जाने से पहले सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देती थी। वो बहुत उत्साहित और खुश थी क्योंकि उसे एक नई और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। रात के करीब 8 बजे सारा को घर आते और अंदर जाते देखा गया। उसने नील को कई टेक्स्ट मैसेज भेजे। एक मैसेज में उसने एक दोस्त को लिखा, हमेशा कुछ न कुछ देखने को मिलता है, बस अपनी आंखें खोलो और सपने देखो। आखिरी टेक्स्ट मैसेज उसने रात के 10 बजे बिस्तर पर जाने से पहले भेजा था। अगला दिन उसके लिए बहुत खास था क्योंकि उसके बच्चों में से एक का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उसने इसकी योजना बनाई थी। सुबह होते ही नील ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा लेकिन सारा ने जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए सारा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। नील ने बेन से संपर्क करने का फैसला किया कि क्या उसने उसे देखा है। बेन ने जवाब में कहा कि उसे लगता है कि सारा उसके साथ है क्योंकि उसने भी उसे नहीं देखा था। नील ने सारा के परिवार को फोन किया और बताया कि वो सुबह से सारा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था
लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। सारा कभी कभी अपना फोन चार्ज करना भूल जाती थी या गलती से उसे कार में छोड़ देती थी, इसलिए उसकी माँ ने भी उसे फोन करने का फैसला किया, लेकिन नील की तरह वो भी उससे संपर्क नहीं कर पाई। सारा के एक बेटे ने टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया और उसके ऑफिस फोन पर कॉल करके जवाब पाने की कोशिश की, लेकिन सारा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन तक वो घर नहीं आई थी। उसकी माँ उससे संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी माँ को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर गड़बड़ है और कोई उसके लिए बहुत चिंतित हो रहा था। उन्होंने तय किया कि अगर अगले दिन तक उसने किसी से संपर्क नहीं किया या घर नहीं आई तो वे पुलिस को फोन करेंगे। सारा वेलग्रीन को देखे हुए अब तक 48 घंटे हो चुके थे और वो अभी भी किसी से संपर्क में नहीं थी। बेन ने पुलिस से संपर्क किया। स्विच बोर्ड पे जा सकते मैं गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराना और वो व्यक्ति कितने साल का है? मुझे उसकी जन्म तिथि पता है। 1971 है। तो इस समय आपको क्या चिंता है? ठीक है, वो मेरे साथ रहती है, वो मेरे बच्चों की माँ है, और वो ऐसा नहीं है कि हम साथ नहीं है, हम बस साथ रहते हैं। और वो मंगलवार रात को घर आई, मंगलवार रात, और फिर हम सब सोने चले गए, और फिर जब मैं और बच्चे सुबह उठे तो वो वहां नहीं थे। केम पुलिस के वरिष्ठ जांच अधिकारी DCI बेस्ली को उसके लापता होने की जांच करने का काम सौंपा गया था। बेन ने अधिकारियों को बताया कि 9 तारीख को सारा के घर आने के बाद उसने बच्चों को सुला दिया और अपने कमरे में चला गया, जो कि एक अटारी वाला कमरा था, और वो पहली मंजिल पर अपने कमरे में चली गई थी। उसने बताया कि जब वो अगली सुबह उठा तो सारा घर पर नहीं थी, लेकिन कार अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। चूंकि उसके बच्चों में से एक का जन्मदिन था, उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि वो घर आएगी। वो गुमशुदगी की जांच तुरंत शुरू की गई और उसके बेडरूम की तलाशी ली गई। एक बात तुरंत सामने आई, सारा के सारे निजी सामान जिसमें उसके पैसे, बैंक कार्ड, चाबियां और हैंडबैग शामिल थे, अभी भी वहीं थे। ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें सारा DCI इवान बीसले के लिए छोड़कर जा सकती थी। ये बहुत चिंताजनक था। उसने अपनी कार की चाबियां घर पर ही छोड़ दी थी, इसलिए एक थ्योरी ये मानी गई कि शायद वो दौड़ने या टहलने के लिए बाहर गई होगी और घायल हो गई और मदद नहीं ले सकी। तो सारा के घर के आसपास 5 मीटर का सर्च रेडियस बनाया गया। उसे खोजने के लिए खेतों और जंगलों में तलाशी ली गई, यहाँ तक कि ये पता लगाने के लिए अस्पतालों की भी जांच की गई कि क्या उसे किसी में भर्ती कराया गया है। इन सब के बावजूद और बहुत खोजबीन के बाद भी सारा का कोई पता नहीं चला। ऐसा कोई फोन रिकॉर्ड नहीं था जिसे पता चलता हो कि उस रात किसी से मिलने के लिए सहमत हुई थी। DCI इवान बीसले ने बेन लोम्बर के व्यवहार पर गौर किया। उन्होंने कहा कि बेन उतना चिंतित नहीं लग रहा था। जिस तरह से वो हमारे सामने पेश हो रहा था उसे मेरे अधिकारियों ने काफी अजीब बताया। वो हमसे बात नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हम घर पर रहें। सारा के लापता होने की सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने ये भी कहा कि अधिकारियों को पता चला कि सारा के परिवार ने बेन पर पुलिस से संपर्क करने के लिए दबाव डाला था। सारा के बेटे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके करीबी समुदाय के लोग तुरंत उसकी तलाश में जुट गए। स्थानीय इलाके के सैकड़ों लोग मदद के लिए आगे आए। स्वयंसेवकों में से एक शेरोन ब्रायन ने बेन लकोमा के व्यवहार पर गौर किया। उसने कहा, हम बेन को लेकर बहुत हैरान थे जब हमारी तलाश के तीसरे या चौथे दिन वो गांव के कार्यालय में जाकर गांव के हॉल को बुक करने लगा और हमें ये बिल्कुल अजीब लगा। आधा गांव उसके बच्चों की मां को ढूंढ रहा है और वह गांव में बच्चों के लिए खेल का आयोजन करने की कोशिश कर रहा है। सारा के 2 सबसे बड़े बच्चे अपने भाई बहनों से मिलने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें जाने की अनुमति नहीं है।
लूम्बा 3 सबसे छोटे बच्चों को अपनी आंटी के घर ले गया था और उसने उनकी कस्टडी के लिए अदालती कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। डीसीआई बेस्ली ने कहा कि उसके लापता होने के कुछ दिनों के भीतर पेन फैमिली कोर्ट गया था और एक जरूरी मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे बच्चों की प्राथमिक कस्टडी मिल सके। कोई सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने सारा के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस अपील जारी की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सारा वेल ग्रीन का अभी भी पता नहीं चला। चिंताएं बढ़ती गईं कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट पॉल फादरिंघम ने कहा, हमारे पास विशेष तकनीक वाले विशेषज्ञ और फोरेंसिक वैज्ञानिक हैं जो सारा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बेन से फिर बात करने गई ताकि परिवार के घर की गतिशीलता और अंदरूनी और बाहरी चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जा सके। उसने उन्हें बताया कि सारा अक्सर लापता हो जाती थी, बिना किसी को बताए गायब हो जाती थी और दूसरे लोगों से मिलने चली जाती थी। और दूसरे लोग पुलिस संपत्ति की तलाशी लेने और उससे और सवाल पूछने के लिए नील के घर गए, क्योंकि वह उन आखिरी लोगों में से एक था जिससे उसका संपर्क हुआ था। उसने बताया कि उसने उसे उस रात 9:24 पर फोन किया था जिस रात उसे आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने करीब 15 मिनट तक बात की और फिर एक दूसरे को कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजे और फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहा। फिर फोन रिकॉर्ड से पता चला कि ये सच था और चूंकि वो उस समय अपनी बेटी के साथ घर पर था, इसलिए उसने पुलिस को M25 कैमरों की जांच करने के लिए कहा ताकि ये साबित हो सके कि वो सारा के घर गाड़ी नहीं चला था। उसकी कहानी सही निकली और नील निर्दोष था। सारा वेल ग्रीन को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया था और पुलिस ने स्थानीय कैमरों की जांच करने का फैसला किया और 15,000 घंटे से भी ज्यादा की फुटेज खंगाली उन पर। 10 अक्टूबर को लगभग 2 बजे, जिस समय सारा गायब हुई थी, सीसीटीवी कैमरों ने एक कार को आते जाते देखा। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में से एक में ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर एक लोगो लगा हुआ था। जांचकर्ताओं की दिलचस्पी इस बात में क्यों थी? क्योंकि ये बेन लुकुमा द्वारा चलाई जा रही गाड़ी से मिलती जुलती थी, जो एक लाल रंग की टैक्सी थी जिसके ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर एक लोगो लगा हुआ था। लेकिन पुलिस को पक्का होना था। उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया ताकि फुटेज में दिख रही धुंधली गाड़ी से उसकी गाड़ी की तुलना की जा सके। एक्सपर्ट ने पाया कि फुटेज में बेन की गाड़ी दिख रही है। सीसीटीवी में कैद होने के करीब 2 घंटे बाद वही गाड़ी वापस आती दिखी। ये उसके दावों के उलट था कि जब सारा लापता हुई थी तब वो घर में बिस्तर पर था। घर में एक बड़ा सीसीटीवी सिस्टम था जिसे बेन के बेडरूम से ऑपरेट किया जाता था ताकि वह पूरे घर में हो रही हर गतिविधि को देख सके, डीसीआई बीजली ने कहा कि ये काफी जटिल सेटअप था। उसके घर के किनारे, सामने और पीछे कैमरे थे। सभी को एक असिस्टेंट नियंत्रित कर रहा था जिसे उसके बेडरूम में रखा गया था, जो घर के अटारी वाले हिस्से में था। उन्होंने सारा के लापता होने के दिन की फुटेज चेक की। बेन को घर आते देखा गया था और सारा के वापस आने से पहले किसी और को घर में आते नहीं देखा गया था। सिर्फ उनके घर में ही सुरक्षा कैमरे नहीं थे, उनके पड़ोसियों के घर में भी थे। पड़ोसी के घर में देखने के लिए 3 महीने की फुटेज थी। वे देख सकते थे कि बेन और सारा के घर का सीसीटीवी कैमरा सारा के लापता होने से पहले तक लगातार चालू था। पड़ोसी के घर के फुटेज में बेन के कैमरे से आने वाली इंफ्रारेड लाइट दिखाई दे रही थी और ये भी पता चला कि जिस दिन उसे आखिरी बार देखा गया था, आधी रात के बाद बेन के कैमरे बंद कर दिए गए थे। बेन ने कहा कि उसके घर के कैमरों की फाइलें इस्तेमाल करने लायक नहीं थी क्योंकि वे खराब हो गई थी और वहां लगा जटिल सिस्टम पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा था। जांचकर्ताओं को एक और फुटेज में वो घर आते हुए दिखाई दे रहा था। फुटेज में उसकी गाड़ी साफ थी।
अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कार फिर से सीसीटीवी में कैद हो गई और इस बार उसके किनारों और पहियों पर कीचड़ और गंदगी थी। करीब 10:30 बजे वो अपने टैक्सी कंपनी के ऑफिस गया। जब कार अंदर आई तो गंदगी गायब थी। पड़ोसी के कैमरे को देखने के बाद एक और बात सामने आई कि सारा के लापता होने तक वो हमेशा अपनी कार एक ही जगह पार्क करता था। उस रात उसने उसे घर के पीछे किसी ऐसी जगह पार्क किया था जो पड़ोसी के सीसीटीवी की नजर में नहीं थी। अधिकारी आगे बढ़ते हैं। जासूसों ने वुडलैंड में 40 साल की महिला के घर के पास तलाशी ली। आज पुलिस ने कहा कि उसकी गुमशुदगी एक संभावित हत्या की जांच में बदल गई है। उसे हाल ही में एक नई नौकरी का ऑफर मिला था जिसका वो बेसब्री से इंतजार किया था। उसने दोस्तों से भविष्य के बारे में बात की थी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने बच्चे के जन्मदिन में से एक को मिस कर चुकी है। हम व्यापक जांच और पूछताछ और तलाशी ले रहे हैं। अब हम इसे संभावित हत्या की जांच के रूप में देख रहे हैं। अधिकारियों के सामने बहुत बड़ा काम था। उन्हें नहीं पता था कि बेन उस रात कहाँ गया था और उसने 2 घंटे की खिड़की में क्या किया था, और सारा अभी भी नहीं मिली थी। पुलिस का मानना है कि उसने सारा की हत्या की थी और फिर उसके शव को बयान स्थल पर ले गया था। आपकी गिरफ्तारी जरूरी है ताकि आपसे करीब 30 घंटे तक पूछताछ की जा सके। समझे? समझे? क्या आप अदालत में कोई सवाल पूछते हैं? हम सभी लोगों के साथ ऐसा करते हैं। 20 दिसंबर को बेन लोम्बा को सारा वेलग्रीन की हत्या के संदेह में गिरफ्तार करने का फैसला किया गया था। फिर उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। अगले 7 घंटों तक जांचकर्ताओं ने उसका साक्षात्कार लिया। लोम्बा चुप था और उससे पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। घर की तलाशी के दौरान बगीचे में एक फावड़ा मिला जो बिल्कुल नया था। उन्हें सारा को ढूंढना था, मौत की वजह पता करनी थी और यह साबित करना था कि बेन लकोमा ने जानबूझकर ऐसा किया है। देश भर से दमकल सेवा और मरीन यूनिट के विशेषज्ञों को उसकी तलाश के लिए भेजा गया था, जिसमें टैम का एक हिस्सा और ब्लू वाटर शॉपिंग सेंटर के पास की जमीन भी शामिल थी। तलाशी के दौरान सड़कें बंद कर दी गई और 1400 जगहों पर तलाशी ली गई, लेकिन सारा का शव कहीं नहीं मिला। इसके बावजूद और बनाए गए केस के आधार पर 28 दिसंबर 2018 को बेन लोम्बा पर सारा वेलग्रीन की हत्या का आरोप लगाया गया। वुलिच क्राउन कोर्ट में बेन लोम्बा का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजक एलेक्स मॉर्गन क्यूसी ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि बिना किसी शव के ट्रायल करना एक अनोखी चुनौती है। अभियोजन पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण पल था बेन की गिरफ्तारी से कई दिन पहले पुलिस से हुई बातचीत का खुलासा करना। उन्होंने उसका फोन मांगा था। उसने सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, लेकिन डिलीट किए गए डेटा को वापस पाने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अगले दिन स्टेशन पर उन्हें दे देगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और वो सोना चाहता था। लेकिन सीसीटीवी से पता चला कि बेन सोया नहीं था। उसकी कार देर रात नदी के किनारे खड़ी देखी गई थी, जिसमें वो किसी चीज को फेंकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का मानना है कि वो उसका मोबाइल फोन था। सारा के लापता होने के बाद दोनों को एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया, जिसमें वह उसी ब्रांड का नया फोन खरीद रहे थे जिसमें उन्होंने अपना पुराना सिम कार्ड डाला था। एसीआई बेजली ने कहा, आमतौर पर हमें लोगों से काफी सहयोग मिलता है, खासकर जब किसी प्रियजन की चिंता हो, लेकिन असल में बेन को अपने फोन से मिलने वाली जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी थी और इसलिए उसने हमें अपना फोन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस केस का एक और पहलू जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था वो था पते से निकलने और घर आने के बीच के घंटों का अंतर, जिससे पता चलता है कि उसने सारा के शव को दफनाने के लिए जगह पहले ही चुन ली थी। जब तलाशी के दौरान फावड़ा मिला तो बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये उसकी मां के लिए था ताकि वो घर के सामने लगे फूलों की देखभाल कर सके, लेकिन घर में लगे फूलों के लिए इतने बड़े फावड़े की जरूरत नहीं थी, जिससे ये सिद्धांत और पुख्ता हो गया कि इसका इस्तेमाल कब्र खोदने के लिए किया गया था। और अभियोजन पक्ष की एलिसन मॉर्गन क्यूसी ने कहा
कि उसने अपनी माँ के लिए तोहफे के तौर पर कब्र खोदने वाला फावड़ा खरीदा था, यह पूरी तरह बकवास है। मुकदमे के दौरान बेन और सारा के रिश्ते की तस्वीर साफ होती चली गई। 9 अक्टूबर को जब सारा काम से घर लौटी तो उसने बेन को बताया कि वो घर में उसका हिस्सा खरीदना चाहती है, क्योंकि उसकी नई नौकरी की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसका मतलब था कि बेन लोम्बा कई मायनों में अपना नियंत्रण खो रहा था, और अगर सारा उसे हमेशा के लिए छोड़कर घर बेच देती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जज, जूरी, काउंसिल, कोर्ट क्लर्क और एक्सेसर्स को सबूतों को समझने और घर के अंदर के कामकाज को देखने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ परिवार के घर भेजा गया, जिसमें जटिल सीसीटीवी सिस्टम भी शामिल था। बचाव पक्ष के वकील रिबेका ट्रोवर क्यूसी ने अपने केस को ये कहते हुए समाप्त किया, मैं आपसे जो मांग कर रहा हूं वो अभियोजन पक्ष की मांग से बहुत कम है। वे आपसे एक 39 साल के व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कह रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, यहाँ तक की चेतावनी भी नहीं है, अपने बच्चों की मां की सुनियोजित हत्या के लिए। ये एक बहुत बड़ी मांग है। मुकदमे के 30 दिन बाद जूरी के विचार विमर्श का समय था। वे जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। 28 अक्टूबर 2019 को बेन लंबर को सारा वेलग्रीन की हत्या का दोषी पाया गया। उसे कम से कम 27 साल की सजा के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आज अदालत के बाहर लोग गले मिल रहे थे। भूरे रंग के कोट में उसकी मां को अभी अभी पता चला था कि ये उसके हत्यारे को दशकों तक रिहा नहीं किया जाएगा। बेन लोम्बा ने अपनी पूर्व पत्नी सारा वेलग्रीन की हत्या के लिए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कोई पछतावा या भावना नहीं दिखाई। वो न्यू एश ग्रीन में अपने साझा घर में 5 बच्चों की मां की हत्या के लिए कम से कम 27 साल जेल में रहेगा, और उन्हें तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक वे कम से कम 66 साल के नहीं हो जाते। उसके लापता होने के बाद के वर्ष में लगभग 3000 संभावित बयान स्थलों की पहचान की गई है, लेकिन कोई भी सारा तक नहीं पहुंच सका है। न्यू एश ग्रीन के समुदाय ने सारा वेलग्रीन की खोज कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा है कि वे उसकी खोज कभी नहीं छोड़ेंगे, और सारा वेलग्रीन के लिए सर्च नामक एक फेसबुक पेज भी बनाया गया है। जो लोग सारा को जानते और उससे प्यार करते थे उनके लिए ये दुख है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। ये सब बहुत दुखद है। सारा के परिवार को उम्मीद है कि वो एक दिन उसका पता बता देगा ताकि उसे घर लाया जा सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके।